हेलो एवरीवन। किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज के डेट में जो लोग भी थोड़े बहुत या ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो उनका एक मोटिव तो ज़रूर होता है या आज के डेट में ज़रूर जो है वो साइड से कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूर सोचते हैं। भले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट मुद्दा है, लेकिन सोचना तो ज़रूर है, सोचने में किसी को कोई खर्च नहीं होता है, तो ये ज़रूर सोचते हैं कि कुछ पैसे सेव किए जाएँ। तो बढ़िया है, अगर आप ऐसा सोच चुके हैं कि आपको कुछ पैसे सेव करने चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअल फंड की कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पैसे केवल सेव नहीं होंगे, बल्कि इनफैक्ट आप वो ग्रो होंगे। और ग्रोथ का रेट जो है वो उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बहुत ही डाइवर्सिफाइड बास्केट जो है वो आज के डेट में अवेलेबल रहता है। आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, किस तरह से पैसे को रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वो सारा डिस्कशन जो है आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक़्त किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सब डिस्कशन का पार्ट यहाँ पे होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले आपको अपना एक इन्वेस्टमेंट जो ऑब्जेक्टिव है कि आप क्यों पैसे सेव कर रहे हैं या क्यों पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बेसिकली एक रिदम मेंटेन करने में या फिर उसको टारगेट करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो यानी कि आप पैसे रिटायरमेंट फंड के हिसाब से इकट्ठा करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है उसको अ, घर खरीदने के हिसाब से यूज़ करना चाह रहे हैं, कार खरीदने के हिसाब से यूज़ करना चाह रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चे की शादी के लिए, बहुत सारे जो हैं वो सब पर्पज़ के लिए हो सकता है कि आप पैसे जो हैं अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे या सेव करना चाह रहे होंगे। तो एक आइडिया आप ज़रूर लें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें आपको ये भी आइडिया लें कि आप इसमें से कितने जो भी पर्पज़ आपका है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है या शॉर्ट टर्म के हिसाब से है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर आपका जो मोटिव है वो लॉन्ग टर्म है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के हिसाब से लेके चल सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपको 3 या 5 साल से ज़्यादा समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसे रखने चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह का अगर आपका टाइम हॉरिज़न है, तो आप जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड को ऑप्ट करें। उसमें जो है आप वेल डाइवर्सिफाइड फंड को ऑप्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो भी फ़िलहाल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो सब जो है प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो मस्ती से एन्जॉय करना है, एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से इसको देखना है। और कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बाइंग सेलिंग डिसीजन लेना है, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह लेंगे। ये ऐसा ज़रूर कर लेंगे। तो पहला तो हो गया कि आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखें। क्या आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। कहीं आपको ऐसे तो नहीं है कि अगर मार्केट रेड होता है, तो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी डाउन होता है, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड का। तो वैसे केस में अगर बढ़ा हुआ पैसा घटते हुए देखने को मिल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आपको उससे दूर रहने की ज़रूरत हो सकती है। या फिर खुद को ट्रेन करने की ज़रूरत हो सकती है, खुद के ब्रेन को आप ट्रेन करें कि यार इस तरह के जो सिनेरियो हैं आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि वैसे भी हम लोग यहाँ पे अगर बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में जा रहे हैं, यानी बहुत लंबे टाइम होरिज़न के हिसाब से जा रहे हैं, तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। अदर देन एफडी अगर आप जा रहे हैं या अदर देन लिक्विड फंड के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूर मिलेंगी कि अ, मार्केट साइकिल के हिसाब से आपके जो फंड परफॉर्मेंस है वो अप और डाउन डायरेक्शन में आपको दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आगे ही बढ़ेगा, या ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, या खासकर जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है वो तो यही प्रॉमिस करते हैं, ऐसा हमें दिखता है। अगेन जो नेक्स्ट पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस हमें चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले हम उस म्यूचुअल फंड का देख लें कि उसका पिछले 3 या 5 साल में फंड का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। इसके लिए परफॉर्मेंस चेक करते वक़्त ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स के पीछे ना भागें। आपको सीएजीआर देखना चाहिए कि एनुअल ग्रोथ रेट वहाँ पे क्या है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आपको किस तरह से मिला है।
इसके लिए आप रूल ऑफ 72 को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे और वो 3 साल में डबल होके 2 लाख रुपए हो गया। तो वैसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए सीएजीआर इसका कितना हुआ, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि 72 को आप डिवाइड कर दें ईयर से, नंबर ऑफ ईयर्स जितने में पैसे आपका डबल हुआ है। तो यहाँ पे 3 साल में पैसे डबल हो रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 24 आएगा, यानी 24% के हिसाब से, यानी सालाना आपको 24% के हिसाब से रिटर्न मिला है। वहाँ पे हमें ये पता चल रहा है। सो 24% जो रिटर्न है वो काफ़ी आप समझे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न माना जाएगा, स्पेशली व्हेन कि आप एफडी का रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 5-6% के आसपास में देखने को मिलता है, 6 से 5 से 7% के आसपास में देखने को मिलता है। जबकि अगर आप निफ्टी का ही परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो वो अराउंड 12% के आसपास में लंबे टाइम होरिजिन में अगर आप देखेंगे तो सीएजीआर आपको देखने को मिलता है। तो अगर कहीं पे 24% सीएजीआर मेंटेन लंबे समय तक कोई म्यूचुअल फंड हाउस कर पाता है, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देखने को या बोला जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें देखने चाहिए वो होता है कि आप फंड मैनेजर को देखें, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, वो किस तरह के फंड्स को पहले मैनेज किए हुए हैं या पैरेलली मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अक्रॉस द फंड्स जो उनके मैनेजमेंट स्टाइल को देख सकते हैं, वहाँ से उनके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि जो जिस म्यूचुअल फंड में भी आप पैसे लगाने जा रहे हैं, वहाँ पे बेसिकली किस तरह का ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावे नेक्स्ट पैरामीटर में आप ये चेक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त कि वो किस फंड हाउस का बेसिकली म्यूचुअल फंड है। तो आज के डेट में देखेंगे तो बहुत सारे फंड हाउस जो हैं, सारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं, सारे गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं, वो अपने अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड लेके आ गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं, उन्होंने भी अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रखा है। तो बेसिकली फंड हाउसेस की कमी नहीं है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप देख लें कि रेपुटेड फंड हाउस की तरफ से अगर कोई बेसिकली म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जाता है, तो वो चाहते हैं कि अपने रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए कि अच्छे फंड मैनेजर्स को जो है वो बेसिकली एक तरह से अट्रैक्ट करके लेके आते हैं और अपने फंड हाउस में फंड को मैनेज करने के लिए लेके आते हैं, जहाँ से बेहतर रिटर्न देखने को मिल सके। तो रेपुटेड फंड हाउस के साथ में बने रहना एक तरह से चाहिए, क्योंकि रेपुटेड फंड हाउस में ये हम लोग मान सकते हैं एक रिलायबिलिटी होता है कि ये जो फंड है वो बेसिकली डूबेगा नहीं, या फिर ये लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। एक बेसिकली होप तो ज़रूर रहता है रेपुटेड फंड हाउस के साथ में। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो भी फंड या जो भी फंड हाउस जो है, वहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको एयूएम बोला जाता है, वो कितना है। जितना बड़ा कॉर्पस अगर कोई फंड हाउस रखे हुए है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा है, उसकी रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा है। लोगों का रुझान इन सब चीज़ों के कारण से ही उसकी तरफ हुआ है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय हो जाता है कि फ़ी या एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली फंड को म्यूचुअल फंड को जो एनुअल उसका मेंटेनेंस होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सैलरीज़, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उसके लिए जो अमाउंट लगता है उसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये नॉर्मली एनुअल एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से होता है और लेस देन 1% के आसपास में ये नॉर्मली रहता है। तो उसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर कुछ म्यूचुअल फंड जो हैं वो ठीक-ठाक से आपको दिख रहे हैं और उसमें रिलेटिवली कोई अगर म्यूचुअल फंड में आप देखें कि एक्सपेंस रेशियो कम है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि अगर बेसिकली चार्जेस कम लग रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आप ये भी देखें कि वहाँ पे उसका एग्ज़िट लोड क्या है? जैसे बहुत सारे फंड हाउस जो होते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करते वक़्त तो अलग से आपको कोई फ़ी नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर आप कुछ सर्टेन ड्यूरेशन से पहले अगर पैसे विथड्रॉ करते हैं, तो उस समय कुछ पेनल्टी आपको लग जाता है। ये ज़्यादातर इसलिए भी होता है कि आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से डिस्करेज करने के लिए भी म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं, वो एक एग्ज़िट लोड लगाते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरा ये भी होता है कि अगर आप बहुत कम ड्यूरेशन में फंड को विथड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको डाइवर्सिफ़िकेशन का बेनिफिट निकालना मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म गेन का बेनिफिट उसको मिल नहीं पाता है। तो एक जो होता है ना कि अच्छा या बड़ा पैसा बनाने का जो शुरुआत होने जा रहा था, वो रुक जाता है। तो एक तरह से उसको डिस्करेज करने के हिसाब से एग्ज़िट लोड आपको देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो पूरे पोर्टफोलियो को आप एक बार स्टडी कर लें कि वहाँ पे किस तरह के जो है फंड मैनेजर ने किस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं, फंड का एलोकेशन किस तरह से किया है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रख लें। इसके अलावा आप ये ज़रूर देख लें कि कोई उस पे आप ये देख लें कि उस पे कोई लॉक इन पीरियड वगैरह तो नहीं है ना। अगर लॉक इन पीरियड है तो आप ये मान के चलें कि उतने समय तक आपका फंड जो है एक तरह से फिक्स होने जा रहा है, तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाएँगे। तो अपनी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही अपना डिसीजन लें। तो ये म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट करते वक़्त हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उ उन सब बातों का हमने डिस्कशन किया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स होने चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ आपको वैल्यू मिला है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।